हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जिसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। आज हम 31st से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको ये बताना है कि ये जो क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फर्स्ट देखिए क्या है, दो क्वेश्चन है इसलिए हम इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बोर्ड को। ये ए ऑप्शन करते हैं हम, n इज इक्वल टू 4, ms इज इक्वल टू -12। ये क्या कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4, और उसमें स्पिन क्या होना चाहिए -12, यानी एंटी क्लॉकवाइज। -12 का मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और आपको मालूम होगा कि अगर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पता चल जाए तो हम उसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। या मुझे ये पता चल जाए कि n इज इक्वल टू 4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब पेयर्ड होंगे। तो उनमें से हाफ कैसे होंगे क्लॉकवाइज और रिमेनिंग हाफ क्या हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ total number of electrons in an orbit। किसी भी ऑर्बिट में, ऑर्बिट कहिए, सेल कहिए, एनर्जी लेवल कहिए, एक ही बात है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2n², मीन्स 2 इंटू n, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 16, यानी 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, इसके आधे जो होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे और आधे जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे क्लॉकवाइज स्पिन होगी, और क्लॉकवाइज स्पिन को क्या बोलते हैं, +12। और 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमेनिंग 16 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। और हमसे क्या पूछा है इसने, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जो है यानी -12, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। ये 16 और ये 2 है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है ये, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। बी ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना चाह रहा है कि इस सबसेल में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस ऑर्बिटल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाने वाला है, 3, क्योंकि ये n है, और l के लिए 0 है, यानी क्या हो जाएगा ये s, 3s, है ना। और ml क्या हो जाएगा इसमें 0। तो मेरे पास में ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, यानी सिंगल ऑर्बिटल, ये ऐसे। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, 2 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, 1 क्या होगा इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन होगा उसका, यानी +12, जिसे आप कैसे ऐसे अपवर्ड एरो से शो करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और इसे आप कैसे लिखते हैं -12 या डाउनवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2।
एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे पास यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। हियर इट इज आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, show that the circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electrons revolving around the orbit। आपको बताना है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन से कैसे हमें पता चलेगा कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी होता है। यही चीज बताना है, शो दैट सरकमफ्रेंस। अगर मैं यहाँ सरकमफ्रेंस की बात करूं, ये देखिए, ये मेरे पास ऑर्बिट और ये इसकी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। आपको क्या बताना है कि ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू बोहर ऑर्बिट है, ये इट इज बोहर ऑर्बिट। और ये दिया भी बोहर का सारा एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, इसलिए इसने यहाँ पे क्या दिया, हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, एन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा, एन लैम्डा, विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आपको ये प्रूव करना है ना, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है आपको कि एन लैम्डा होता है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप इसको। आपके पास में बोहर हाइपोथेसिस क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। according to Bohr's hypothesis, बोहर हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम orbital angular momentum is equal to multiple integral of h upon 2 पाई। ये बात किसने बोली थी, बोहर ने कही थी। और चलो पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया मैंने इसको 1, या मैं इसको करूँ तो एम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, और एम वी क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो एम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एम वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर, इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास में नेक्स्ट क्या हो गया, ये तो किसके अकॉर्डिंग हुआ, बोहर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अब आप करेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस दिया था। और क्या इक्वेशन है इसकी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगेन एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, है ना, ये हो गया, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखिए एक साइड इक्वल है, एम वी इक्वल है, तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 पाई आर। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 पीछे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा,
आपके पास में h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू NH अपॉन 2πr। अब देखिए जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, h से h कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू n अपॉन 2πr। नाउ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लेमडा इज इक्वल 2πr इज इक्वल टू n लेमडा, हेंस प्रूफ। यही चीज बता रहा है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए यहाँ पे कैसा ऑर्बिट होगा, ये ऐसा। और अगर जितना लेमडा है, जैसे मैं लेमडा की बात करूं यहाँ पर, तो ये लेमडा यहाँ पर कैसे होगा, देखते हैं इससे बनता है या नहीं। नहीं, इससे नहीं। कर्व लाइन है, हाथ से ही बनाते हैं इसको। ये देखो, ये हो गई 1 लेमडा, हो गई ना, यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा 1 लेमडा हो गया। इसी तरीके से अनदर लेमडा अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो ये हो गया मेरे पास दूसरा लेमडा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मेरे पास हो गया यहाँ पर तीसरा लेमडा। तो कुल मिला के यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये 1 लेमडा हो गया। कलर चेंज करते हैं इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लेमडा हो गया। लेमडा क्या होता है, 2 क्रेस्ट या 2 डोज का बीच का डिस्टेंस होता है। ये हो गया मेरे पास में दूसरा लेमडा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास हो गया दूसरा लेमडा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास तीसरा लेमडा। सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है वो कितनी है, 2πr, और लेमडा कितना है इसके पास, 3 लेमडा। तो यानी ये वैल्यू n की कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3। n इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसने डी ब्रॉगली ने किसको प्रूव किया था, बोहर की हाइपोथेसिस को। नाउ नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं इनमें कि कितने हैं। क्या है, 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 यू कह दे या AMU कह दे, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया, यू मीन्स यूनिफाइड मास, एक ही बात है, ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यूनिट्स में डिफरेंस कैसे किया जाता है और किस यूनिट का क्या मीनिंग है। तो मैं इसको यहीं पर ही 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सेकेंड पार्ट में हम करने वाले हैं यहाँ पर 52 यू ऑफ हीलियम, और थर्ड में करने वाले हैं हम 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम करते हैं 52 मोल्स ऑफ हीलियम। सबसे आसान ही यही है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। हम यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं इसलिए एटम्स बोल देते हैं, और इज इक्वल टू Na एटम्स, है ना, एक ही बात है ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। मोल में और नंबर ऑफ एटम्स में ये रिलेशन होता है। नाउ यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 मोल्स ऑफ हीलियम, इसका मतलब है कि अगर 1 मोल हीलियम का है तो उसमें Na एटम्स है, तो 52 मोल्स में कितने होंगे, 52 इंटू Na, है ना। 1 मोल ऑफ हीलियम, वी नो, आप क्या जानते हैं, 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू Na एटम्स ऑफ हीलियम।
और अगर आप बात करें 52 मोल्स की ऑफ हीलियम तो क्या हो जाएगा 52 इंटू Na एटम्स ऑफ हीलियम, और 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए कैसे होगा। आपको 52 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6.022। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इसको उल्टा ही लिख देते हैं 6.022 इंटू 52। तो ये क्या हो गया 4 4 0 और 12, और यहाँ कितना 10 10 1 कैरी 10 1 11 1 कैरी, और ये हो गया 30। तो 4 4 1 3 1 3 और 1 2 3, आपके पास ये आ गया 313 पॉइंट। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम 144 इंटू 10⁻23। अब ये चीज सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखते। साइंटिफिक नोटेशन जब होता है तो पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट आना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाए, ये पॉइंट खिसक करके आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाए 3 तक। तो मैं इसको क्या करती हूँ 313.144 को 100 से गुणा भी कर देती हूँ और 100 से भाग भी लगा देती हूँ। तो ये 100 के भाग वाला तो क्या हो गया 3.13144, और ये कितना हो गया 10⁻25 एटम्स ऑफ हीलियम। आंसर आ गया, दिस इज आंसर। बहुत ही आसान, अगर आप इतना भी लिख देते हैं 52 इंटू Na तो भी सही है। नाउ सेकंड देखिए 52 U ऑफ हीलियम। अब 52 U का क्या मीनिंग है, B क्या है यहाँ पे 52 U ऑफ हीलियम। अब U मतलब 52 AMU ऑफ हीलियम। अब AMU का मतलब क्या होता है, उसके पास में एक AMU का मतलब होगा उसके पास में 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। टोटल यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये एक एटम के बराबर है। 4 AMU जो होता है 4 AMU किसके बराबर होता है 1 एटम के बराबर। कैसे कहते हैं 1 AMU, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 1 नहीं, यहाँ पे लिखते हैं हम 4 AMU इज ऑफ हीलियम। इसका मतलब इसके पास में 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, 4 इसलिए आया है ना। इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1 एटम। अब आपके पास में कितना है 52 AMU, तो 1 AMU ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1/4 एटम, और 52 AMU ऑफ हीलियम ये किसके हो जाएगा 1/4 इंटू 52, यानी 13 एटम्स ऑफ हीलियम। आंसर आ गया, इट इज आंसर, है ना। ये यहाँ पर ये मीनिंग है। देखो कितना यूनिट का कितना फर्क हो गया, इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखिए इतने हैं और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ओनली 30। नाउ 52 ग्राम्स ऑफ 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, अब आपको पता होना चाहिए मोल और ग्राम में क्या रिलेशन है ना। और उसके बाद में आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स में। तो 1 मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट आ गया। तो यहां पर 1 की बात नहीं करते, मोल इज इक्वल टू ये रिलेशन होता है, मोल इज इक्वल टू ये रिलेशन है। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास में गिवन वेट कितना है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 52 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना होता है इसका 4 ग्राम। तो यानी यहाँ पर
आपके पास में अगर मैं इसे कट करूं तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 13, यानी 13 मोल ऑफ हीलियम। और 1 मोल किसके इक्वल होता है, Na के, और 13 मोल किसके इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, 13 Na एटम्स। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम्स। और आपके पास क्या है, 13 मोल जिसके भी है ऑफ हीलियम है, तो यानी 13 इंटू Na एटम्स ऑफ, दिस इज आंसर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तीनों में डिफरेंस बताता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। अगर मोल दे रखे हो तो डायरेक्ट निकालेंगे, यू दे रखा हो इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है उसके आगे अगर आप यू लगा देते हो तो वो 1 एटम का हो जाता है, और उसी के आगे जब आप ग्राम लगा देते हो तो वो एटॉमिक वेट Na का हो जाता है, यानी Na एटम्स का हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मोल कितना है, 13, पहले मोल निकालेंगे और मोल से बाद में नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। आपको एक प्रोसेस दे रखा है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड बताना है, यानी हीलियम पॉजिटिव है और उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हीलियम डाई पॉजिटिव बन गया, मीन्स दिस इज आईपी। आईपी में भी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, दोनों ही गैसियस स्टेट में होता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आईपी किसकी बतानी है, हीलियम की, और आपको आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दे रखी है, हाइड्रोजन एटम की। इन द ग्राउंड स्टेट इज आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। और आपको ऊपर जो प्रोसेस दे रखा है इसमें आपको बताना है कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितनी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी होती है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N², और यूनिट जूल पर एटम। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और आपसे क्या पूछा है इसने, यहाँ पे Z क्या है और N क्या है ये लिख देते हैं। Z यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, और N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां से आपको बताना है कि वही नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। अब आपके पास में क्या पता है, आयनाइजेशन एनर्जी पता है आपको किसकी, हाइड्रोजन की। कितनी दे रखी है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। इट इज गिवन है ये आपको। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मालूम करनी है आपको, He+ की। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मालूम करनी है, He+ की। तो आपको Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस तो आएगा ही आएगा। ये प्लस क्यों हुआ ये भी सुनिए। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है E∞ - En, और ये आपको फॉर्मूला किसका दे रखा है, En का। तो E∞ कितनी होती है, 0 माइनस माइनस
2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n²। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² हो गया, जूल पर एटम। इट इज फॉर्मूला किसका हो गया ये, आयनाइजेशन एनर्जी। तभी तो हाइड्रोजन की मेरे पास कितनी आ गई, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो मेरे पास देखिए क्या हो गया, हीलियम के लिए कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 8 जा 32, 3 कैरी 7 और 8 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। It is ionization energy of helium plus। यह सेकेंड IP ऑफ हीलियम हो जाएगी। दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। If the diameter of carbon atom is 0.15 nm, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across a length of a scale of length 20 centimeter। आपको बताना है एक कार्बन का इसने डायमीटर दे दिया, कितना दे दिया, 0.15 nm, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं आपको कि अगर मेरे पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये देखिए ये अगर ये लेंथ है मेरे पास, है ना, दिस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबी है, और इसमें आपको कार्बन एटम्स सजाने हैं साइड बाय साइड, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए एक और, ये यहाँ पर नाउ वन और, नाउ एक बार और, ये देखिए ऐसे आपको नंबर ऑफ एटम्स सजाने हैं और पूरी लाइन में साइड बाय साइड ही करना है इसको। पूरा यहाँ पर ये इस तरीके से, और इसका डायमीटर कितना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन एटम। अब यहाँ पे तो ये तो इतना थोड़ी हमें दिखाई देगा, एनएम थोड़ी है इसका, बहुत बड़े छोटे साइज के हैं, इसलिए हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताना है, इसका डायमीटर बता रहा है। अब देखो इसका डायमीटर कितना दे दिया है इसने, डायमीटर दिया है कितना दिया है, 0.15 nm दिया, और लेंथ कितनी दी है इसने, 20 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा है इसने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इजीली आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों की सेम यूनिट करेंगे, दोनों की सेम यूनिट यानी दोनों को ही हम एनएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद लेंथ और कार्बन एटम का डायमीटर जो है उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएंगे। नाउ लेंथ ऑफ ए स्केल कितना है, 20 सेंटीमीटर, और आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है यहाँ पर देखिए,
1 meter is equal to 10 dm, decimeter is equal to 10 to power 2, cm is equal to 10 to power 3, mm 10 to power 6 micrometer, 10 to power 9 nanometer, 10 to power 10 angstrom, 10 to power 12 picometer और 10 to power 15 fm। ये आपको बता रखा है। यानी मीटर के आगे अगर आप कुछ डी जोड़ रहे हो तो 10 लगा दो, सी जोड़ रहे हो तो 100 लगा दो, एम जोड़ रहे हो तो 1000 लगा रहे हो मीटर से पहले, और एन जोड़ रहे हो तो 9। अगर हटा रहे हैं तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें इसको आपको 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में। तो पहले मैं मीटर में कर लेती हूँ, फिर मैं नैनोमीटर में कर लेती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो एम है, उसके आगे मैंने एन लगाया तो 10 टू पावर 9 हो गया, और अगर मैं इस एन को हटाऊंगी तो -9 होगा। ऐसे ही सी यहाँ लगा हुआ है तो सी को मुझे हटाना है, तो यहाँ सी लगाने पे कितना आया था 10 टू पावर 2, और जब इसको हटाना होगा तो क्या आ जाएगा -2 इस मीटर। अब मुझे क्या करना है, इस मीटर में एन लगाना है। लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर 9 है ना, 1 मीटर है, ये 9 है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू पावर 7। दिस इज लेंथ ऑफ स्केल। अब मुझे क्या करना है, डायमीटर ऑफ स्केल कितना है, क्वेश्चन में ही गिवन है सब चीजें। डायमीटर ऑफ स्केल क्या है, डायमीटर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम कितना है 0.15 nm। देखो ये भी nm है, ये भी nm है। अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का क्या फॉर्मूला होगा कि यहाँ पे लेंथ कितनी है अपॉन डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, है ना, क्योंकि डायमीटर 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 है, एक का इतना है, तो आपको पता चल जाएगा कि लेंथ में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्केल। ऐसे अभी कई क्वेश्चन आने वाले हैं, अपॉन डायमीटर ऑफ, अगर रेडियस होती तो इंटू 2 कर देते, ऑफ कार्बन एटम। एक क्वेश्चन है ऐसा रेडियस का, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर 7, यूनिट इज nm अपॉन 0.15 nm। अगर यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 1.33 इंटू 10 टू पावर 9। कैसे आएगा देखो, अगर मैं यहाँ से पहली बार जो चीज़ कट रही है उसे काट दिया, nm से nm, ये हटाया तो इंटू 100 आ गया, और इसको काटा, दिस इज 4, दिस इज 3, और ये कितना आ जाएगा 1.33, 1.33, और 10 टू पावर कितना हो गया 7, 8, 9 कार्बन एटम। दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 36। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन, 2 into 10 to power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 centimeter. जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि आपको लेंथ दे रखा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने थे और डायमीटर दे रखा था। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे रखा है और लेंथ दे रखी है। तो लेंथ ऑफ अरेंजमेंट कितना है आपके पास में, नाउ लेंथ ऑफ अरेंजमेंट, आंसर देखिए, लेंथ ऑफ अरेंजमेंट कितना है आपके पास में 2.4 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके पास में 2 into 10 to power 8, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर ऑफ ईच कार्बन एटम फाइंड आउट करना है। डायमीटर यानी व्यास कितना है इसका, डायमीटर ऑफ ईच कार्बन एटम। अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो देखिए ये कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा होगा। ये दो मेरे पास लाइंस
एक और लाइन ले लेते हैं, कलर देखते हुए चेंज करते हैं हम। ये दो लाइंस और इनके बीच में कार्बन एटम है। कार्बन एटम को हम राउंड शेप से शो करेंगे। राउंड से शो किया मैंने तो नंबर ऑफ, ये देखिए इस तरीके से कार्बन एटम आएगा और एक कार्बन एटम है। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन एटम, ऐसे साइड बाय साइड अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का। और ये कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज्ड है। नंबर कितना है इसका, ये आपके सामने गिवन है 2 × 10⁸ और लेंथ जो है इसकी, इस अरेंजमेंट की कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। ये देखिए आपको ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम का क्या मालूम करना है, डायमीटर कितना है। इट इज डायमीटर, यहां से लेके यहां तक आपको हर कार्बन एटम का फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके सामने एकदम मैथ का सिंपल जो कैलकुलेशन होता है वैसे लेंथ अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करेंगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, ये हर कार्बन एटम का डायमीटर आ जाएगा। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर रेडियस है ना, रेडियस। तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ। नाउ इससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ईच कार्बन एटम। इससे आप डायमीटर अपॉन 2, क्योंकि रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से लेके यहां तक का डिस्टेंस। पहले हम डायमीटर करेंगे और फिर उसके बाद उसका हाफ करके रेडियस मालूम कर लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डायमीटर ऑफ ईच कार्बन एटम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ अरेंजमेंट। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर आ जाएगा और डायमीटर इस तरफ आ जाएगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगेन ये कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। नंबर कितना है, 2 × 10⁸। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डायमीटर 1.2 × 10⁻⁻8। ये इसको ऊपर की तरफ ले गए है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2। कैंसिल करके देखिए, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन, 2 और इट इज 1.2। तो आंसर इज 1.2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, इसका भी अगर हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, यानी 0.6 है ना, 0.6 आपको मिल जाएगा यहाँ पर × 10⁸ सेंटीमीटर। देखिए आगे लिखते हैं, रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ ईच कार्बन एटम कैसे निकालेंगे आप, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना है आपके पास, 1.2 × 10⁻⁸ अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 × 10⁻⁸। और अगर इसे मैं और भी ज़्यादा कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसे कैलकुलेट किया जाए, जैसे 10⁸ है यहाँ पर, तो 10⁸ आगे क्या यूनिट आ जाएगी, सेंटीमीटर। और अगर मैं 10⁻⁻9 करना चाहूँ, ये यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। यूनिट कन्वर्जन देखिए, 0.6 × 10/10 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर में चल रही है ये बात। और अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये 10⁻6 × 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0.06 है ना। इसको करेंगे हम मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए c हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻6 × 10⁻⁻9 × 10⁻⁻2, ये क्या हो गया यहाँ पे, मीटर। और 6 × 10⁻⁻2, इस पूरे को क्या बोलते हैं, 6 की पावर 10⁻⁻9 और मीटर 10⁻, ये हो जाएगा नैनोमीटर।
आंसर 0.06 नैनोमीटर इट इज आंसर। देखिए आपका आंसर जो है वो यहां तक भी सही है, अगर आप करें तो ये आपका आंसर और ये भी आपका आंसर करेक्ट है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप आंसर देखिए, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा वैसा ही आप आंसर लिखेंगे। इट इज आंसर, इट इज ऑल्सो आंसर। अगर आपसे नैनोमीटर में पूछा है तो आप ये आंसर देना, अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा है तो आप ये आंसर देना, और अगर आपसे मीटर में पूछा है तो 6 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। मतलब ये आपसे चेक करना चाह रहा है यहाँ पर यूनिट चेंज कैसे करते हैं, आप एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। मीन्स आपसे ये दिया गया है, जैसे ये अरेंजमेंट है, अगर लेंथ है, और आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर इस तरीके से एटम्स, जिंक एटम अरेंज्ड है, ये जिंक एटम इस तरीके से आपके पास अरेंजमेंट है साइड बाय साइड, ये लेंथ में इस तरीके से यहाँ अरेंज होगा, ऐसे जैसे पहले भी हम यहाँ कर चुके हैं, ऐसे अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट, इसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखिए ये सारी चीजें लगभग एक जैसे क्वेश्चन है और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, आप रेडियस निकालिए। अगर आपके पास डायमीटर है तो आप लेंथ है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कौन सा एटम गिवन है, कोई भी एटम गिवन हो सकता है। यहाँ पर इसने जिंक एटम गिवन किया है। मेनली ये आपसे चेक करना चाह रहा है कि आप यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास में, 1.6 सेंटीमीटर है। और आपको डायमीटर गिवन है, यहां से लेके यहां तक एक जने का गिवन है, इट इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि इसकी रेडियस कितनी है इन पिकोमीटर, और फिर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आंसर फर्स्ट देखिए, आपके पास डायमीटर कितना है, 2.6 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू मीटर, है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब क्या आ जाएगा, 2.6 × 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब क्या आता है, 10⁻10 मीटर। यानी एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। क्या रिलेशन होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम 1। ये दोनों ही कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। हमें एंगस्ट्रॉम से मीटर बनाया तो क्या कर दिया, -10। रेडियस देखिए, क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, 2.6 अपॉन 2 × 10⁻10 मीटर मीन्स 1.6 × 10⁻10 मीटर। आंसर किस में मांग रहा है, पिकोमीटर में। पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻²। पिकोमीटर क्या होता है यहाँ पे, 10⁻² होता है। तो आप इसको क्या करो, 10⁻² और 10⁻² दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ क्या करना है, 12। तो ये कितना हो जाएगा, -2 है, ये ऊपर गया 1.6 × 10⁻², और ये कितना हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर। और -12 को क्या बोलते हैं आप, पिको। और अगर यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 पिको मीटर।
इट इज आंसर। ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1, ये यहाँ गलत किया मैंने, 1.3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 130। ये 1.3 है, इट इज ऑल्सो 1.3, नाउ इट इज 130। नाउ आगे देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर आप बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जिंक एटम, सॉरी कार्बन एटम नहीं, नंबर ऑफ जिंक एटम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ अरेंजमेंट अपॉन डायमीटर। डायमीटर ऑफ ईच जिंक एटम। तो आपके पास लेंथ कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 1.6 सेंटीमीटर है, हमारे पास देखिए ये मीटर है और ये देखो मीटर है। तो फर्स्ट हम क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। कितना यूनिट कन्वर्जन इसने सिखाने की कोशिश की है हमें। तो हमारे पास लेंथ किस में है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में ही रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.6 सेंटीमीटर अपॉन 1.3 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100, ये सी लगाने के लिए 100 एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 100 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इट इज 1.6 और ये 1.3 और 10⁻⁻10 और ये 100, तो क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन 1.3 इंटू माइनस का 8, ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 8, और अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में 6.15154 अपॉन इंटू 10⁻7, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना है 1.3 है इंटू 10⁻⁻10 है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, और ये तो मेरे पास क्या है रेडियस है ना, तो मुझे इसको डायमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई, डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 2.6 10⁸, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.154 इंटू 10⁻7 नंबर जिंक एटम्स, इट इज आंसर। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, a certain particle carries 2.5 into 10⁻⁻16 carbon of static electric coulomb of static electric charge, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, यहाँ पे कूलाम भी दे रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, आपको बताना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको मालूम होना चाहिए चार्ज कितना होता है, गिवन है यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं कि कितना होगा, गिवन क्या है आपको, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कितना गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, एकदम सिंपल मैथ्स है, जैसे आप मेंसुरेशन में करते आए हैं अभी तक, कि एक ईंट का वॉल्यूम दे रखा है आपको और पूरा एरिया दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपके पास, तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे।
ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास गिवन है, टोटल चार्ज आपको गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहां पे ये सिर्फ क्या चेक करना चाह रहा है आपसे कि आप इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हो जो पावर के अंदर है। नाउ 2.5 into 10 to power minus 16 again coulomb, 1.6 into 10 to power minus 19 it is also coulomb। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल, coulomb से coulomb कैंसिल, -16 ऊपर जाएगा क्या बने, सो -19 ऊपर जाएगा कितना बनेगा, 2.5 अपॉन 1.6 10 टू पावर -16 प्लस 19 तो कितना हो गया +3 का मतलब हो गया 2500 है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा 1560। आपके पास क्या आंसर आ गया 25 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 1.6, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आ गया 25000 अपॉन 16। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1560, 1560 इलेक्ट्रॉन आंसर, इट इज आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 39 इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छा, आपको मालूम है चार्ज इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करने के लिए मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप वाज फाउंड टू बी -1.282 into 10 to power -18 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। जैसा कि आपने अभी देखा वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे इसने क्या साइन दे दिया, माइनस, माइनस इसलिए दे दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना। चार्ज प्रोटॉन का भी इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बस साइन इज रिवर्स, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है। तो यहाँ पे वही चीजें वापस दोहरानी है जो आपने अभी करते आए हैं। क्या किया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, टोटल चार्ज ऑयल ड्रॉप पे आपके पास टोटल चार्ज कितना है, क्वेश्चन में गिवन है -1.282 into 10 to power -18 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, माइनस का 1.6 into 10 to power -19 कूलम। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में माइनस नहीं लगाया, जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी माइनस लगाओगे, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का वही तरीका है, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होगा, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये कितना है, माइनस का 1.282 into 10 to power -18 कूलम, और ये कितना है, माइनस का 1.6 into 10 to power -19 कूलम। चीजें कैंसिल आउट कीजिए जो कैंसिल हो सकती है, माइनस से माइनस कैंसिल, कुलाम से कुलाम कैंसिल, 19 ऊपर गया तो माइनस का 19 ऊपर गया तो प्लस का 19, प्लस का 19 यानी 10। तो ये कितना हो गया 1.282 into 10 और 1.6, और सॉल्व आउट कीजिए इसे, 12.82 अपॉन 1.6, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, लगभग इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आंसर आ जाएगा, नियर अबाउट 8 ये आंसर आ जाएगा आंसर। एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की, है ना। कैसे की वही चीज बताना चाह रहा है, देखते हैं क्या कहता है। In Rutherford experiment, generally a thin foil of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. A particles नहीं होता है, alpha particles. By alpha particles. If a thin foil of light atoms like aluminium, etc. is used, what difference would be observed from the above experiment? आपसे ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया है कि रदरफोर्ड ने
क्या यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट एयू और प्लेटिनम जैसे हैवी मेटल्स पर कराई थी। अगर ये लाइटर मेटल पर कराता तो क्या होता, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। या इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाहता है कि उसने एयू और प्लेटिनम जैसे हैवी मेटल्स को ही क्यों चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आंसर क्या होगा कि अगर उसने हैवी मेटल्स को यूज किया है तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स उनसे बम्बार्डेंट करा रहे हैं। अल्फा के पास में भी क्या है 2He4, यानी इसका मास है ज्यादा और वो हैवी चीज से टकरा रहा है। कोई छोटा पार्टिकल हैवी चीज से टकरा रहा है, टकराने के बाद में उसके बाउंसिंग के चांस कम होते हैं, यानी उसका ऐसा लगेगा कि ये अलग अलग डायरेक्शन में उधर की तरफ ही आगे की तरफ ही जाएगा, वापस बाउंस होके नहीं आएगा। अगर वो लाइटर पार्टिकल ले लेता, टकराया उससे, बम्बार्डमेंट कराया हाई स्पीड में, वो तो आगे मूव कर जाएगा। मीन्स यहां पर बहुत सारे ऑब्स्ट्रिकल्स बन जाते, रास्ते उनके अलग अलग हो जाते अगर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लाइट पार्टिकल्स से या लाइट एटम्स पर बम्बार्डमेंट कराया जाता। क्या कराया? व्हेन heavy metals like AU and PT have been used to be bombarded by alpha particles then large number of alpha particles suffered deflection and very few retract their path, अपने पाथ से हटे। While if aluminium is used, then most of alpha particles will be retraced, मतलब अपने पाथ से अलग हो जाते। Very small particles deflected, मतलब आपको डिफ्लेक्शन जहां पे बहुत ज्यादा मिल रहा था, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स का मिल रहा था अल्फा पार्टिकल्स का, और बहुत ही कम ऐसे थे जो रिट्रेस हुए, मतलब अपने पाथ से हटे। इसमें उल्टा हो जाता अगर हम एल्यूमिनियम यूज लेते, इट इज लाइट पार्टिकल। नाउ यानी आपका रिजल्ट वेरी कर जाता। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्या दे रहा है? सिंबल 35 Br79 एंड Br79 can be written whereas symbol 79 Br35 and 35 Br are not accepted. Answer in brief। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को लेकर के है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट
ये कितना होता है? आपके पास जेड चाहिए, एक्स चाहिए, ए चाहिए। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नेवर चेंज। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस कौन है? एटॉमिक नंबर। इट इज फिक्स्ड फॉर ईच एटम, या कांस्टेंट या फिक्स्ड लिख देते हैं, फिक्स्ड फॉर ईच एटम। ए क्या होता है? एटॉमिक मास। इट वेरी when number of neutron changed। इसलिए आपको जब भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका मास कितना है। जेड आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी। नाउ इन क्वेश्चन क्या दिया इसने? 35 BR 79। तो जेड क्या है यहाँ पे? 35 और ए क्या है यहाँ पर? 79। इट इज फिक्स्ड, मे बी मेंशन और नॉट, आपको जरूरत नहीं है, पर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? जेड क्या है? सो जेड मे बी मेंशन और नॉट, बट ए इज मेंशन। ए विल बी मेंशन। विल बी नहीं, शुड बी कर देते हैं, कंपल्सरी है, बट ए शुड बी मेंशन इन representation of element। So 35 BR 79 and BR 79 both are correct। Now next क्या कहा है इसने? 79 BR 35 and BR 35, it is incorrect or wrong। ये तो रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो गया है ना। नाउ तो इस तरीके से आपने देखा, आज के सेशन में इतना ही। इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कर लिया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और इसी तरीके से आपने थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, थ्योरी को कैसे क्वेश्चन की तरीके से समझा जाता है, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने के बाद ही पता चलता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।